हेलो गाइस, चलिए अपने पढ़ते हैं कक्षा 10 की गणित और उसका चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या। उसका आज अपने बेसिक पढ़ेंगे और क्वेश्चन है वो कल से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चैप्टर नंबर कक्षा 10 गणित और चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में पढ़ने से पहले कुछ संख्याओं का ज्ञान होना ज़रूरी है और उन संख्याओं का ज्ञान करने के बाद में इसका बेसिक सारा करेंगे। तो पहले इसकी संख्या है, जैसे सबसे पहले प्राकृत संख्या का पता होना चाहिए। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या होती है ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर प्लस अनंत जिसका चिन्ह होता है ये अनंत तक चलती है प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल 1 2 3 4 डैश डैश प्लस का अनंत, यानी प्राकृत संख्या कैसी होगी? ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो जाती है और इसको प्लस अनंत तक लिखते जाते हैं, ठीक है। तो वो प्राकृत संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश करके प्लस अनंत तक लिखते जाते हैं, तो वो सारी प्राकृत संख्या कहलाती है। उसके बाद में आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होकर प्लस अनंत तक चलती है, ठीक है। ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होती है और प्लस अनंत तक चलती है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें, 0 1 2 3 4 डैश डैश 5 6 ऐसे लिखते जाते हैं और प्लस अनंत तक चलते हैं, यानी जीरो से लिखना शुरू करते हैं और प्लस अनंत तक लिखते हैं, तो वो कैसी है? पूर्ण संख्या है। उसके बाद में पूर्णांक संख्या आती है। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जो धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो, ठीक है। कैसे? जैसे ये रेखा है कोई, ये इसका सेंटर पॉइंट है जिसको अपने जीरो मान लेते हैं। जीरो से जब इधर आगे की ओर जा रहे हैं, जीरो से जब इधर आगे की ओर जा रहे हैं तो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 डैश डैश करके प्लस अनंत तक लिखते जाते हैं। वापिस आ रहे हैं तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 डैश डैश करके लिखते जाते हैं और ये माइनस अनंत तक चलती है, ठीक है। यानी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक या प्लस अनंत से लेकर माइनस अनंत तक जो चलने वाली रेखा है, जो संख्या है, वो पूर्णांक संख्या कहलाती है, ठीक है। ये धनात्मक होती है और ऋणात्मक भी होती है, ठीक है। अब इसमें नोट करने के लिए क्या बात होती है? ये जो शून्य है, ये बीच में शून्य है जिसको अपने बोल रहे शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, ठीक है। शून्य परंतु शून्य एक पूर्णांक संख्या है। यानी ये जो शून्य है वो धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक ही नहीं है, लेकिन ये पूर्णांक संख्या है, ठीक है। ये पूर्णांक संख्या के अंदर आता है, ठीक है। तो जो
अच्छा, इसके अंदर ये भी है, ये जो रेखा है इसके ऊपर जो अंक है वो संख्याएं दर्शा रहे हैं, इस रेखा को क्या कहते हैं? संख्या रेखा। क्योंकि इसके ऊपर जो संख्याएं दर्शा रहे हैं तो इस रेखा के ऊपर तो ये संख्या रेखा होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं संख्या रेखा। उसके बाद में आगे वाला है, उसकी संख्या बोलते हैं भाज्य संख्या। उसके बाद में भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जो जिसमें दो से अधिक संख्याओं का भाग जाता हो या कम से कम दो गुणनखंड हो। जैसे मैंने लिख दिया 4, 6, 8, 9, 10। अब ये 4 है, इस 4 के अंदर देखो 2 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है, 1 का भी जा रहा है। तो इसके अंदर देखो 1, 2, 3 संख्याओं का भाग जा रहा है, अंकों का। ठीक है, यानी कितने? 2 से अधिक होना चाहिए। तो 1, 2, 3 हो गए, तो 2 से अधिक हो गया। इससे पहले अगर मान के चलो इधर देखते हैं, यहाँ देखो, इससे पहले अगर 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 में तो 1 ही संख्या का भाग गया। 2 में देखो 1 का जाता है, 2 का जाता है, इसका मतलब 2 ही हुआ। 3 में देखो 1 का, 3 का, यानी 2 ही अंक हुए, 1 और 2, यानी 2 से ज़्यादा नहीं हुआ। तो 4 भाज्य संख्या है ना, वो भाज्य संख्या, उसमें 4 पहली संख्या है। भाज्य संख्या अगर बोली जाए भी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो वो 4 ही होगी, क्योंकि 4 ही वो पहली संख्या है जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है। ये 6 है, उसमें ये 6 है, इसके अंदर देखो 1 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 6 का भाग जा रहा है, 6 में 6 का भाग जा रहा है। इसमें 1, 2, 3, 4, यानी कितनी संख्याओं का भाग चला गया? 4 का चला गया, क्योंकि 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो भाज्य संख्या है वो सबसे छोटी संख्या कौन सी बनी? ये 4 बनी। ठीक है, तो यहाँ नोट करके भी लिख सकते हैं। नोट करके क्या लिखोगे? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, ये 4 हो जाएगी। इसी प्रकार अपने पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें स्वयं व एक का भाग जाता हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे स्वयं और एक का। ठीक है, देखो पहले देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ 3 लिख दिया, जैसे 1 लिख दिया या 2 लिख दिया या 3 लिख दिया। ठीक है, तो 1 है वो अपने आप में स्वयं है, 1 है, ये देखो स्वयं है, 1 है, 1 का भी इसमें भाग जा रहा है। ठीक है, 2 है, इसमें 1 का भी भाग जा रहा है, और 2 अपने आप में स्वयं संख्या है, तो 2 में 2 का भी भाग जा रहा है। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या है। ये सम भी है, सम संख्या होती है ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाता हो। तो ये 2 है, 2 में 2 का भाग जा रहा है, सम संख्या है। लेकिन यह अभाज्य का रूप भी, अभाज्य का कंडीशन है वो भी पूरा करती है, क्योंकि स्वयं और 1 का भाग जाना चाहिए। तो 2 में 1 का भाग जा रहा है और 2 का भी, 2 अपने आप में स्वयं है उसका भी जा रहा है। 3 में देखो 3 में 1 का जा रहा है भाग, और 3 स्वयं संख्या खुद है उसका भी जा रहा है, उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा। तो इसलिए ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और 1 का भाग जाए वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, 3 हो गया, जैसे 5 हो गया, 5 में 1 का जाएगा, स्वयं उस 5 का ही जाएगा। 7 हो गया, जैसे अब यहाँ 9 है तो 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 में 3 का भाग जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, 1 का जा रहा है। ठीक है, ये कंडीशन नहीं बनेगी, क्योंकि उसका 1 का और स्वयं का संख्या का भाग जाना चाहिए, इसमें 3 का अलग से जा रहा है, तो ये नहीं होगा। ये भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से अधिक संख्याओं का इसमें भाग जा रहा है, ये भाज्य संख्या है।
ठीक है। चलिए इसके बाद में संख्या और पढ़ते हैं, सह अभाज्य संख्या। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये संख्या कौन सी होती है देखते हैं। ऐसी संख्या जिसके या जिसका HCF 1 हो, HCF 1 हो, ठीक है। यानी सह अभाज्य संख्या है वो कम जोड़े के अंदर होती है। जैसे इसको अगर लें तो मैं मानता हूँ जैसे 3 और 5 इस तरीके से जोड़े में होगी ये संख्या, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं 7 लिख दूँ, 7 लिख दिया और मैं यहाँ 11 लिख रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ 13 लिख रहा हूँ, यहाँ 17 लिख रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से तो ये जोड़े के रूप में होगी, दो संख्या है, ठीक है। इस तरीके से जोड़े के रूप में होगी, लेकिन इन दोनों संख्याओं का जब HCF ज्ञात करेंगे तो वो 1 आना चाहिए, ठीक है। HCF इन दोनों का 1 आएगा तो वो सह अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। इस तरीके से जोड़े में होती है सह अभाज्य संख्या। जैसे देखो ये 3 और 5 है, इसका HCF निकालते हैं तो 3 में 3 का भाग गया, ठीक है। जैसे 3 है, ठीक है, जैसे 3 है इसको अलग से देखते हैं, 3 है इसका करते हैं और इधर 5 है इसका करते हैं। 3 में 3 का ही भाग जाएगा, 1 आएगा, 5 में 5 का भाग जाएगा, 1 आएगा। तो इधर देखते हैं इसके अंदर देखो 3, इसका 3 का गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 3 × 1 कर सकते हैं। और इस 5 का क्या करोगे गुणनखंड, तो 5 × 1 कर सकते हैं। अब HCF वो होता है जो इन दोनों के अंदर कॉमन आता है, ठीक है। इन दोनों के अंदर जो कॉमन आता है वो होता है, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर देखो 3 है, इसमें 5 नहीं, इसमें 5 है तो दोनों में 3 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं, इसमें सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 1 कॉमन आया तो ये जो कॉमन आया है वो HCF है, ठीक है। इसके LCM और HCF दोनों कंडीशन क्या होती है वो इसके आगे वाले वीडियो में हम पूरी तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक बार इसको सह अभाज्य संख्या समझने के लिए इसको मैं बता रहा हूँ, इसका HCF है वो 1 आएगा तो वो सह अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। जैसे 3 और 5 का जोड़ा है तो वो अपने आप में क्या है, सह अभाज्य संख्या है। 7 और 11 है इसका जोड़ा है, इसका भी HCF 1 आएगा तो वो सह अभाज्य संख्या है। 13 और 17 है, इसका भी HCF जब ज्ञात करेंगे तो वो भी 1 आएगा तो वो क्या है, सह अभाज्य संख्या के रूप में होगी, ठीक है। उसके बाद में आगे संख्या होती है वो होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या देखते हैं क्या होती है। ऐसी संख्या जिसे P/Q, ये जो P है वो होता है अंश और ये जो Q है वो होता है हर। ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूज रहता है। P/Q है इसका मतलब P ऊपर वाला वो अंश है और बटा वाला Q है वो क्या है, हर है, ठीक है। यानी जिसे P/Q के रूप में व्यक्त या लिखा जा सके, व्यक्त किया जा सके, ठीक है। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहाँ ये जो P व Q, ये जो P और Q है वो P व Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक अभी मैंने बताया है भी माइनस और प्लस वाली जो संख्या होती है वो सारी क्या है, पूर्णांक होती है, ठीक है। जो संख्या रेखा के ऊपर दर्शाते हैं अपने, ठीक है। तो P व Q है वो पूर्णांक है तथा ये जो Q का मान है ना, Q का मान ये बट्टा में जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब ये जो Q है यानी हर का मान है वो क्या है, हर यानी बट्टा वाले जो है उसका मान 0 नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, इसका रीज़न है अगर ऊपर कोई संख्या है 0 और बट्टा में कोई संख्या चल रही है 1 2 3 XY कुछ भी डैश करके कुछ भी संख्या चल रही है, ऊपर 0 है बट्टा में 1 2 3 4 ऐसे कोई भी संख्या चल रही है तो उसका जो मान होता है वो होता है 0। ऊपर अगर 1 2 3 4 डैश करके कोई भी संख्या चल रही है और बट्टा के अंदर अगर 0 है, बट्टा के अंदर 0 हो गया तो उसका मान होता है अनंत। और अनंत है इसका मतलब उसको परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक है। वो उसका मान अनंत हो जाता है, उसको परिभाषित कर ही नहीं सकते, उसका कोई मान नहीं निकलता, ठीक है। इसलिए बट्टा में जो Q है
इसका मान 0 नहीं, अगर इसका मान 0 हो गया तो वो फिर उसका वो संख्या लिख ही नहीं सकते पी बटा क्यू के रूप में, इसलिए बट्टा में 0 क्यू का मान है वो नहीं हो सकता 0, ठीक है, इसलिए वो अनंत बन जाता है। ऊपर 0 हो सकता है, ठीक है, तो ऊपर 0 होगा तो वो चलेगा क्योंकि उसका मान 0 हो सकता है, और 0 है वो पूर्णांक के अंदर आता है, ये मैं अपने पीछे देख लिया है, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल देखेंगे तो जैसे p 1/2 हो गया, ठीक है, माइनस का 5/2 कर दें, अब माइनस का 5 कर दिया, माइनस पूर्णांक में आता है 5 बटा में प्लस का 2 है, ठीक है, तो वो भी पूर्णांक है, ठीक है। 0 भी क्या है, 0 है वो भी क्या है, एक क्या परिमेय संख्या है, उसे भी 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। 0 यानी p का मान 0 हो सकता है, q का मान 1 हो गया, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, 1 तो है, हो सकता है, तो इसलिए 0 है वो भी क्या है p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए वो परिमेय संख्या के रूप में आता है, ठीक है। इसके बाद में चलिए अपने पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। यानी परिमेय संख्या क्या हुई, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें हो जाएगा जैसे रूट 2 हो गया, ठीक है। पाई का जो मान होता है पाई होता है वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं कोई संख्या लिख रहा हूँ जैसे 3.3, इसके ऊपर ऐसे बार लगा दिया, बार का मतलब ये बार 3 ऐसे करके आ ही जा रहा है, ठीक है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, इसको बोलते हैं अशांत, यानी शांत अशांत दशमलव बोलते हैं इसको। तो अशांत वाले जो भी है ना, जैसे 3 के ऊपर बार लगा दिया, ये बार होता है, इसका मतलब 3 का जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो 3.3 ऐसे आता ही जा रहा है, इसका मतलब उसका अंत नहीं हो रहा, तो अंत नहीं हो रहा, इसका मतलब वो क्या है अपरिमेय के रूप में है, इसको लिख ही नहीं सकते फिर, क्योंकि वो संख्या रुक नहीं रही, लगातार जा रही है, तो वो अपरिमेय संख्या के रूप में आ जाती है। तो रूट वाली संख्या हो गई, पाई हो गया 3.3 यानी बार 3 आता ही जा रहा है, तो वो कंटिन्यू, जैसे इसका मतलब 3.3 डैश करके आता ही जा रहा है, तो वो क्या है अपरिमेय संख्या के रूप में आ जाती है, ठीक है। ऐसे अपरिमेय संख्या क्या हुई, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे रूट 2 हो गया, पाई का मान हो गया 3.3, ये जो बार लगाया मैंने, इस बार की बात कर रहा था मैं, ये बार लगाया वो 3.3 ये से डैश करके लिखा जा रहा है इसको, ठीक है, तो वो भी अपरिमेय संख्या के अंदर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में आगे और इसका बेसिक वो पढ़ लेते हैं। अभी इस पहले चैप्टर के अंदर एक सूत्र होता है, जो सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में LCM गुणा HCF, ठीक है, ये इसका सूत्र है, और इस सूत्र के ऊपर एक प्रश्न आता ही आता है, ठीक है, ऑप्शन में भी पूछ लेता है, और एक इसका छोटा 1 नंबर में प्रश्न हल करवा के भी पूछ लेता है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करते हैं तो उसका LCM और HCF आता है ना, इन्हीं दोनों संख्या का, उनका LCM और HCF दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। देखो कैसे आएंगे वो, चलो देखते हैं। जैसे मैंने संख्या ले ली एक, पहली संख्या, जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, पहली संख्या ले ली मैंने 6, और दूसरी संख्या जैसे मैंने ले ली कोई 8, ठीक है। अब जैसे 6 है उसका LCM लेते हैं, इसे LCM लेते हैं 2, अभी ये 6 है, इसमें 2 का भाग जाएगा तो 3 आएगा, फिर इसमें 3 का भाग जाएगा तो 1 आएगा, इधर 8 है, इसमें 2 का भाग 2 4 आ गया, फिर इसमें 2 का भाग दिया 2 आ गया, इसमें 2 का भाग दिया 1 आ गया। तो ये जो 6 है इसका गुणनखंड क्या बना, 2 × 3। ये जो 8 है इसका क्या बन गया गुणनखंड, 2 × 2 × 2। अब LCM कैसे ज्ञात होता है, यहाँ से देखिए, LCM होता है जो इन दोनों के अंदर कॉमन आता है वो तो लेना ही लेना है। जैसे इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, तो 2 ले लिया, ये LCM के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, LCM के लिए बात कर रहे हैं अपने, ठीक है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2 ले लिया गुणा, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 आ गया, तो
तो इसके अंदर जो कॉमन आया वो तो कॉमन ले ही लिया, एक बार कॉमन ले लिया, उसको कॉमन आया वो तो ले लिया। एलसीएम के लिए क्या होता है, जो कॉमन आता है दोनों के अंदर वो तो लेना ही लेना है। उसके बाद में जितनी भी संख्या इसके बच रही है वो सारी की सारी गुणा में लेनी होती है। अब इसमें देखो 3 बच गया, ये रहा गुणा, यहाँ क्या 2 बच गया, यहाँ क्या है 2 बच गया, इनको गुणा कर देते हैं। 2 तिया 6, 6 दुआ 12, 12 दुआ 24, यानी जो एलसीएम आया वो कितना आ गया इसका 24 आ गया। अब इधर एचसीएफ ज्ञात करते हैं इसका, एचसीएफ, ठीक है, इसका करते हैं एचसीएफ ज्ञात। एचसीएफ के अंदर क्या होता है, दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड है उनमें जो कॉमन आता है वही लेना होता है, अन्यथा कोई नहीं लेना। एलसीएम में तो क्या होता है, जो कॉमन आता है वो तो लेना ही लेना है, उसके बाद में जितनी भी संख्या बच रही है वो सारी लेनी है, गुणा करके लिख देते हैं, एलसीएम आ जाता है। एचसीएफ में क्या होता है, दोनों संख्या में जो जो कॉमन आएगा वो लेना होता है और वो एचसीएफ होता है। अब जैसे इसके अंदर देखो दो कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो एचसीएफ हो इसका कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद में कोई कॉमन आ ही नहीं रहा, तो एचसीएफ हो गया 2। अब देखते हैं, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। अब इस सूत्र के अकॉर्डिंग काम करके देखते हैं। इधर पहली संख्या कितनी, सूत्र में पहली संख्या यहाँ है, पहली संख्या कितनी है 6 है तो 6 लिखो, गुणा है तो गुणा लगाओ, दूसरी संख्या 8 है तो 8 लगा दिया बराबर में। एलसीएम कितना आया इसका 24 आया, ये लो 24, गुणा एचसीएफ कितना है 2 आया तो ये लो 2, 8 छिकाड़ कितने हो गए 48 हो गए, बराबर में 24 दुआ कितने हो गए 48 हो गए। इस तरीके से ये संख्या क्या है बराबर आ जाती है। ये सूत्र इस तरीके से काम करता है, यानी कोई पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, इनका जब यहाँ एलसीएम और एचसीएफ इस तरीके से निकालते हैं ना, तो पहली और दूसरी संख्या का गुणा करते हैं और उन एलसीएम और एचसीएफ का भी गुणा करते हैं, तो वो बराबर आता है इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद में एक इसका और पॉइंट है इसी के अंदर, बेसिक के अंदर, वो क्या है, वो बोलता है किसी संख्या की घात n के लिए, ये जो n है वो यहाँ प्राकृत संख्या, कोई प्राकृत संख्या होगी, ठीक है, ये प्राकृत संख्या होगी, यानी किसी संख्या की घात n के लिए शून्य पर समाप्त हो, शून्य पर समाप्त हो। ये क्या कहना चाहता है, ये बहुत डीप है थोड़ा मैटर, चलिए देखते हैं इसको। ये ऐसा कहना चाहता है भी कोई भी संख्या, जैसे 1 की घात n है, इसका मतलब क्या हुआ 1 की घात 1 हो गया, तो 1 की घात 1 का मतलब 1 हो गया। यहाँ आप देखो, ठीक है, यहाँ 2 की घात n कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 की घात जैसे 1 ले लिया तो ये भी 2 बन गया, ठीक है। इस तरीके से घातें चलती जाती है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, अब जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने 5, ये ले लिया, जैसे 1 की घात 1 हो गया, 2 की घात 2, 3, इसी तरीके से मान के चलो मैं 3 की घात 3 ले रहा हूँ, ठीक है, तो 3 तिया कितने हो गए, 3 तिया 9 हो गए, ठीक है। इसी प्रकार 4 की घात मैंने ले लिया, जैसे 4 ले लिया, 4 की घात जैसे 2 ले लिया, 2 इसकी स्क्वायर कर दी तो 4 चौका 16 हो गया, इसी तरीके इनकी घात चलती जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला भी ये, जैसे ये देखो, इसके बाद में आगे देखो, जैसे 5 की घात कर दी कोई n, ठीक है, 5 की घात कर दी, फिर 6 की घात कर दी, फिर 7 की घात कर दी n, ठीक है, 8 n है ना, यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी संख्या आ सकती है, ठीक है, 8 की घात कर दी n, 9 की घात कर दी n। अब यहाँ इनके आप कर सकते हो, ठीक है, 10 की घात जब n करोगे, और 10 की घात n का मतलब यहाँ देखो 10 की घात 1 रखो पहले, ठीक है, तो ये जो 10 है ना, इसका गुणनखंड करके देखो, 10 का जब गुणनखंड करोगे ना इस तरीके से 10 में 2 का भाग दिया 5 आ गया, 5 में 1 जाएगा, इसका गुणनखंड 10 का जब किया पहली बार तो वो कितना होगा 2 × 5 आया, ठीक है। अब 5 को 2 से गुणा करके देखो 10 आ गया। अब देखो ये संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, यहाँ पे लास्ट में यहाँ 0 पे समाप्त हो रही है। ये तो कह रहा है ना, किसी भी संख्या की घात n हो ना, तो उसका जब जैसे उनका n हो और उसका जब वर्ग या कितनी भी संख्या n 1 2 3 4 5 है, यहाँ 1 की घात जैसे यहाँ 10 की घात 1 है तो 10 आ गया, 2 होता तो 100 आ जाता, ठीक है, 3 होता तो 1000 आ जाता। इसी प्रकार तो ये 10 की घात 1 है, तो यहाँ पहली बार कब होता है, जब 10 की घात 1 थी तब जाके क्या लास्ट में इसके 1 आया, 0 आया था, तो इसके गुणनखंड किए तो वो क्या बने, पहली बार 2 × 5 बने थे, ठीक है। तो इसी प्रकार किसी भी संख्या का जब गुणनखंड करते हैं और उस गुणनखंड के अंदर 2 × 5 आ रहा है
तब तो वो लास्ट में शून्य पर समाप्त होगा, अन्यथा वो शून्य समाप्त नहीं होगा। ठीक है, जैसे 4 है और उसकी घात 1 ले रहे हैं, तो 4 के गुणनखंड करके देखो पहले। ठीक है, तो 4 के गुणनखंड करोगे तो ये 2 × 2 बनेगा। इसके अंदर 2 × 2 आ गया। ठीक है, 2 × 5 नहीं आया। 2 × 5 होता तो वो पहली बार 2 × 5 सिर्फ 10 के अंदर ही आता, उससे पहले नहीं आता। अब जैसे 10 है, उसकी घात 2 करके देखो, ये 100 आएगा। ठीक है, अब 100 आएगा ना, ये 100 आ गया। ठीक है, 100 आ गया तो ये देखो लास्ट में 0 में समाप्त हो रहा है। जैसे 10 है, ठीक है, 10 की घात 3 करके देखो, ये 1000 आएगा जैसे, तो लास्ट में 0 आ गया। ठीक है, इस तरीके से जिसके गुणनखंड के अंदर, जिस संख्या के गुणनखंड के अंदर 2 × 5 आएगा, वही संख्या लास्ट में 0 में समाप्त होगी, अन्यथा कोई संख्या 0 पर भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, इस प्रश्नावली का इतना बेसिक था और इसके बेसिक कंप्लीट हो गया। और इसको एक बार ज़रूर पढ़ना, और क्लास अच्छी लगी है तो इसको एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करें प्लीज़, और सब्सक्राइबर करें और सपोर्ट करें जितना हो सके। धन्यवाद। और इसकी जो आगे वाले क्वेश्चन है वो आगे वाली वीडियो में अपने पढ़ेंगे। धन्यवाद।